अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 62, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। आधी रात गुजर चुकी थी, जबकि सुबह का उजाला फैलने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे, जिनके गुजरते ही हर सू रात की तारीकी को चीरते सुबह का उजाला फैल जाना था। वो इस वक्त शहर के कदरे सुनसान गोशे में मौजूद था, बगैर सिक्योरिटी, बिना किसी डर और खौफ के। वो इस पथरीली जगह पर बने टीलों में से एक टीले पर मौजूद था। इस जगह के इर्द गिर्द पत्थर ही पत्थर मौजूद थे, जबकि वहां इस टीले पर मौजूद किसी पत्थर पर बैठा वो अपनी सब्ज रंग आंखों में वहशत लिए अपने कदमों में ढेर हुए इस बेहिस्सो हरकत वजूद को बड़ी गजबनाकी से देख रहा था। और वो इस गुजरे वक्त में पहली बार मुस्कराया, वगरना तो वो जब से यहाँ बैठा था इसके चेहरे पर कोई तासुर दिखाई नहीं दिया। हर किस्म के तासुरात से आरी वो अपने कदमों में ढेर हुए बस इस वाहिद शख्स को अपनी वहशत भरी नज़रों से घूर रहा था। इन दोनों के जिस्मों को चीरती हुई सर्द हवाएं किसी बर्फ के तोदे की तरह आगे बढ़ रही थीं, लेकिन यहाँ परवाह किसे थी, जबकि वो कई घंटों से अपने इर्द गिर्द से बेगाना यूं ही बगैर किसी तासुर के सर्द और सपाट अंदाज में बैठा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसके हुक्म पर इसके आदमी इस शख्स को इसके कदमों में फेंक कर गए थे। तब शायद वो किसी दवाई के जरिए असर बेहोश था, लेकिन अब जैसे रफ्ता रफ्ता इसका बेजान वजूद हरकत में आ रहा था। वो इसके वजूद की जंबिश को देखता ज़ेरेला मुस्कुराते अपनी जगह से उठा। इस पूरे वक्फे में इसके होंठों ने पहली बार हरकत की थी। तो तुम इकराम इकराम खानज़ादा इकराम खानज़ादा की अपनी तरफ बढ़ते कदमों को देखकर वह हकलाते हुए बोला, शुक्र है तुम्हारा कि तुमने अभी तक मुझे अपनी यादाश्त में महफूज रखा हुआ है, क्योंकि मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि जो मुझसे एक बार टकरा जाए वो मुझे सालों तक याद रखता है। वो सिगरेट के आध जले टुकड़े को साइड पर उछालते मगरूरियत से बोला, और फिर पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर सिगरेट और लाइटर को निकालकर इसने सिगरेट को होंठों में दबाते लाइटर से जलाया। नाक से सिगरेट का धुआं निकालते इसने लाइटर को फिर से उसी पैंट की पॉकेट में रख दिया था। सिगरेट पीते हुए इसकी मगरूर खड़ी नाक पर गरूर बेइंतहा जच रहा था। पर मुझे क्यों लाए हो यहाँ? इसने नासमझी से उठने की कोशिश करते इससे पूछा। इसका सर दर्द से भारी हो रहा था। उठने की कोशिश में इसके सर में यकदम से दर्द की टीसें उठना शुरू हो गई, जिस पर इसने बेख्तियार कराहते हुए अपने सर को मुट्ठियों में जकड़ लिया। ओह, याद आया मान। जब वो कुछ संभला तो कुछ याद करते ही बोला, शायद तुम्हारी बीवी ने तुमसे मेरी शिकायत लगाई होगी, कसम से। यार, और तू यूं करंट मार रहा है जैसे मैंने शहादत की उंगली और अंगूठे को बाहम मिलाकर कहते वो इकराम खानज़ादा के जब्त का आजमा रहा था, जो खामोशी से खड़ा इसके मुंह से गलासत को बकते सुन रहा था। तू जानता नहीं है क्या कितनी हसीन और पुरकशिश रातें गुजार चुका हूँ मैं इसके साथ। अभी एक कलाई को छूने पर तेरा ये हाल है। जानते हो, जब ये मेरी थी तो मैं कैसे दिन रात इस पर अपनी शिद्दतें लौटाता था। इसने कमीनगी से आंख के कोने को दबाकर कहते इकराम खानज़ादा की जब्त की तनाबें तोड़ दी थीं। सिगरेट को यूं ही होठों में दबाए वो सब्ज कांच में वहशत लिए इसकी तरफ बढ़ा। हरामजादे, तब तुम इसके महरम थे, हक रखते थे इस पर, लेकिन अब मेरी बीवी को किस हक से छुआ तुमने? वो खुदरी जमीन पर पड़े इसके हाथ को पांव से मसलते घुराया। हे, यकदम इसके हाथ को इसने अपने भारी कदम तले बेदर्दी से रौंदते दबाया, जिस पर वह दर्द की शिद्दत से बेख्तियार गिरा उठा। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो?
अहमद की चीखों पुकार को नागवारी से सुनते ही इसने बेजारी से चिल्लाकर पूछा, जबकि इसकी चीखों पुकार को सुनकर भी अनसुना करते वो यूं ही इसके हाथ पर अपने भारी बूट समेत पाँव का दबाव डाले खड़ा रहा और फिर यूं ही टांग को पीछे की तरफ फोल्ड करते वो घुटने के बल नीचे बैठते इसके चेहरे पर झुकाया। इस दुनिया में बहुत से बगैरतों को देखा है मैंने, लेकिन तुमसे बड़ा बगैरत मैंने आज तक किसी को नहीं पाया। वो सुलाखी उंगलियों से इसके जबड़े को दबोचते सर्द महरी से घुराया। इसका लहजा इस वक्त किसी भी किस्म के जज्बात से आरी था। वो इसके सामने इस वक्त बेबस हालत में कुदरी जमीन पर पड़ा था। इकराम खानजादा का खौफ इसके रगों पे में किसी जानलेवा जहर की मानिंद सरायत कर चुका था। छोड़ दो मुझे, जाने दो, इसने इस बेरहम के सामने इल्तजा की। छोड़ दूं? मेरी बीवी को छोड़ा था जब तुमने बेरहमी से उसकी कलाई को दबोचा। मेरी बीवी ने भी कहा था उसे छोड़ दो, लेकिन तब तो तुमने उसे नहीं छोड़ा। तो अब तुमने कैसे सोच लिया कि इकराम खानजादा अपनी बीवी पर नजर डालने वाले को इतनी आसानी से छोड़ दे? वो अपनी सब्ज रंग आंखों में वहशत लिए घुराया। इसकी गुराहट से इसे अहमद को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए। इसके सामने इकराम खानजादा की सूरत में इसे अपनी मौत दिखाई दी। इकराम खानजादा के खौफ से इसकी आवाज़ हलक में ही कहीं दब गई थी, क्योंकि इकराम खानजादा को जब से मालूम हुआ था कि इसकी बहन सादिया और अहमद एक मर्तबा फिर से बगैरतों की तरह मुंह उठाए मीर हाकिम के घर पर रूबिया के लिए सवाली बनकर आए हैं, तो वो तब से दहकते अंगारों पर लौट रहा था। अहमद एहतशाम शाह का मीर हाकिम से रिश्ता जुड़ना मतलब जुनीशा खानजादा को इनडायरेक्टली इसी अजियत से दो चार करना था। अहमद को देखकर वो अपने जख्मों को जो वो रफ्ता रफ्ता इसकी संगत में भुला रही थी, इन जख्मों को उधेड़ना था। इस घर की एक बेटी को बर्बाद करके क्या अभी इसका दिल नहीं भरा था, जो अब ये दूसरी को भी बर्बाद करने चला था? घर का बड़ा दामाद होने की हैसियत से जब मीर हाकिम ने इसे अपना बेटा समझते अपना मसला इसके सामने रखा, तो इसने फौरी तौर पर मीर हाकिम साहब को ये कहकर इनकार कर दिया कि आप इन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिन्होंने आपकी मासूम बेटी सुनिशा तक का ख्याल नहीं किया, जिसकी मासूमियत को इन लोगों ने कुचल डाला। वो लोग अब रूबिया का क्या ख्याल करेंगे? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी अपनी हरकतों से सुधर पाएंगे। बेहतरी इसी में है कि फौरी तौर पर इन्हें इस रिश्ते के लिए मना कर दें। और फिर इसके बाद इकराम ने पहली फुर्सत में अहमद का पता साफ करने का हतमी फैसला कर लिया और अब वो यहाँ इसके सामने मौजूद था, इसे इसके किए जुर्मों की सजा देने के लिए। चलाओ, चिल्लाओ जैसे मेरी बीवी दर्द से चिल्लाई थी। मुझे तुम्हारी वैसे ही दर्दनाक चीखें सुननी हैं, और जोर से चिल्लाओ। अहमद की हलक से आवाज़ ना निकलते देख वो सिगरेट सुलगाकर इसकी आंख के जरा निचले कोने पर बेदर्दी से मसलते घुराया, जिस पर इस वीरान जगह पर अहमद की दिल दहला देने वाली चीखों ने एक कहराम बर्पा कर दिया था। वह मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। वो इसकी शोला उगलती नज़रों से सहम कर बोला। जानता नहीं था इसके गुस्सा दिलाने दिलाने देने पर वो इसकी शहारत पर हाथ रख देगा, वरना वो अपने मुंह से गलासत कभी न बकता। छोड़ दूंगा तो क्या करोगे? फिर से मीर हाकिम के घर जाओगे? इस पर अपनी वहशत भरी सब्ज रंग आंखों को गाड़ते गुराया। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, खुदा की कसम कभी नहीं जाऊंगा। इसने खुदाए वाहद की कसम खाते इकराम खानजादा को यकीन दिलाना चाहा। किस बल पर एतबार करूं मैं तुम्हारा? तुम एतबार के लायक हो जो मैं तुम्हारा एतबार कर लूं? तुम्हारा शुमार तो उन लोगों में होता है जो खुदा की झूठी कसम को भी ऐन सवाब समझकर उठाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कैसे एतबार कर लूं मैं तुम्हारा? इसकी गर्दन पर बढ़ाव दबाते इसने सर्द लहजे में पूछा, जिस पर दम घुटने की वजह से अहमद की आंखें खौफ से उबल कर बाहर आने को बेताब हो रही थीं। इस बार खुदा की सच्ची कसम खाता हूँ, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो यहाँ से। खौफ से फैली आंखों से वो इस बेरहम शख्स के रूप में अपनी मौत को सामने देखते गिड़गिड़ाया, जो इसकी गर्दन पर हाथ रखकर जैसे हटाना भूल गया था।
छोड़ दूंगा तो कहाँ जाओगे? जानता हूँ तुम जैसे शख्स का ठिकाना घूम फिरा कर मीर हाकिम का घराना ही ठहरेगा, जिससे तुम्हारा मनहूस साया मेरी बीवी पर बार बार पड़ेगा। और मैं अपनी बीवी को तुमसे तो क्या, तुम्हारे मनहूस साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। वो बला के सरदमहरी से बोला। इसका दिल अब अहमर को किसी किस्म की रायत देने से इनकारी था, जिस पर इसने इसकी गर्दन पर जरा सा दबाव मजीद बढ़ाया। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। वो इस जालिम के सामने फिर से गिड़गिड़ाया और इसे अपने कहे पर यकीन दिलाना चाहा कि वो इस मर्तबा सचमुच में अपने कहे पर अमल करके दिखाएगा, क्योंकि अहमद जिंदा रहना चाहता था। वो इस बेरहम के हाथों बेमौत मरना नहीं चाहता था। पक्की बात है? मान इसकी गर्दन पर दबाव कम करते इसने तसल्ली करना चाहिए। हाँ, कसम से पक्की बात है, इसने गले की उभरी हड्डी को छूकर जल्दी से कहा। वो बाधा कहीं वो साइको इंसान अपनी बात से फिर ही ना जाए। ठीक है, सुबह का उजाला होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अपना जो सामान बांधना है बांध लो, और शाम का उजाला फैलने से पहले हमारी जिंदगियों से बहुत दूर चले जाओ। इतना दूर कि जहाँ चाहकर भी तुम्हारा काला साया मेरी बीवी पर न पड़ सके। मेरे आदमी तुम पर एक एक पल की नज़र रखेंगे। अगर तुम यहाँ से ना गए तो याद रखना, ये शाम तुम्हारी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी। सर्द लहजे में बोला और इसकी गर्दन को छोड़कर वो इससे 2 कदम के फासले पर खड़ा हो गया। इसके हाथ और गर्दन को नफी में सर हिलाते तासुब से देखा, जो इसकी सख्ती से जकड़ने की वजह से काफी जख्मी हो चुके थे। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बहुत दूर चला जाऊंगा। इसके उठने के बाद वो अपने हाथ को दूसरे हाथ में पकड़ते दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते कराहते हुए बोला। वो अच्छी तरह जानता था इसका हाथ टूट चुका है। इसने इसके इस हाथ को सजा दी जिस हाथ से इसने इसकी बीवी को छुआ था। अपने टूटे हाथ को लिए वो वहां से लड़खड़ाते कदमों को लिए वहां से उठकर चला गया, जबकि इसकी पुरुष को वो अपनी सुर्ख अंगारा नजरों से ओझल होने तक तादेर देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हुआ तो वो इस पत्थर की जानिब बढ़ा जहां पर वो कुछ देर पहले बैठा था। वहां से अपने लॉन्ग कोट को उठाया और पीछे से घुमाकर एक झटके से पहना और तेज कदमों से चलता वो अपनी कुछ फासले पर खड़ी सियाह रेंज की तरफ बढ़ गया। इकराम भैयो, कमरे के चारों तरफ मुतलाशी नजरों से देखते इसने इकराम खानजादा को आवाज दी। इसकी मुतलाशी नजरें चारों तरफ इकराम खानजादा को देखती ढूंढ रही थी। इतने में इसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। शायद वो शॉवर ले रहा था। इसकी मौजूदगी को पाकर इसने कदरे इत्मीनान का सांस लिया और इसने पास पड़े सोफों में से एक सोफे का इंतखाब करते इस पर बैठ जाना मुनासिब समझा। भैयो, मैं बाहर सोफे पर बैठी आपका ही वेट कर रही हूँ, इसने एहतियातन आवाज़ बुलंद कहा, जबकि अभी थोड़ी देर ही हुई थी जब दरवाजे का हैंडल घुमा और आने वाली हस्ती को देखकर इसने बेख्तियार अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। तुम? इसे सिर्फ टॉवल में देख इसने हैरत से पूछा। हाँ, मैं मुझसे मिलने आई हो। गिले बालों में उंगलियां चलाते इसने अनायजा को अपनी पुरशौक नजरों में समाते हैरानगी से पूछा। तुमसे तो मिलने में हरगिज नहीं आई। जिनसे मिलने आई हूँ सिर्फ उनका बताओ, भैयू किधर हैं? इसकी बात पर इसने कदरे चिढ़ते पूछा। इकराम भैयू नहीं है तो फिर क्या हुआ? मुझसे मिल लो, मैं भी तो तुम्हारा कुछ लगता हूँ। इसकी तरफ बढ़ते वो शरीर लहजे में बोला, जबकि हारिस खानजादा को अपनी तरफ बढ़ते देख इसने वहां से भाग जाना चाहा। इससे पहले कि वो इसकी पहुंच से दूर हो पाती, हारिस खानजादा ने सरियत से आगे बढ़ते इसकी कमर में हाथ डालकर खींचते इसे अपने गिले हेयरलेस सीने से लगा लिया। कहाँ भाग रही थी? मुझ पर अपने इश्क का रंग चढ़ाकर अब यूं मेरी जात को तुम इग्नोर करोगी? नॉट फेयर माई ब्यूटी क्वीन। अब जबकि मैं तुम्हें खुद अपना आप सौंप रहा हूँ तो क्यों मुझे डिग्रेड कर रही हो? बताओ मुझे। वह नायजा को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लिए इसकी कान की लौ के पास झुकते हुए मध्यम आवाज में बोलता इसके कान में अपनी दिलकश आवाज का सुर फूंक रहा था, जबकि इसके हिसार में मुसलसल मज़ाहमत करती हुई वह खुद को इसकी सख्त गिरफ्त से छड़वाने के चक्करों में थी। इसे इस वक्त इस धोखेबाज शख्स का लम्स खुद पर सख्त नागवार गुजर रहा था। वह कैसे खुद पर इस शख्स का लम्स महसूस कर सकती थी?
جس نے اس کی ستاروں بھری روشن زندگی کو اندھیروں کی نظر کر دیا ہو، جہاں پر جا کر بھی اسے روشنی کی کوئی جوت جگمگاتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ لاکھ مزاحمت کرنے کے باوجود جب وہ خود کو اس کے جان لیوا مضبوط حصار سے چھڑوا نہیں پائی تو اس نے تک ہار کر اپنی ان بے ضرر سی مزاحمتوں کو ترک کر دیا اور بے بسی سے اپنے پیٹ کے گرد بندھے اس کی دودیا سفید مردانہ ہاتھوں کو نم نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک وہ لمحہ تھا جب وہ اس کی قربت کے خمار کو خود پر چڑھتے ہوئے دیکھنے کو بےتاب تھی، اسے پانے، اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانوں کی طرح خود اس کے پاس جا کر اسے بہکانے کا کام بخوبی سر انجام دیا کرتی تھی، تاکہ وہ اس کے لمس کی خوشبو کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں اتار سکے اور اس کا مرمری نازک سا وجود ہمہ وقت اس کی قربت کے خمار کو پانے کے لیے مچلتا رہتا تھا، اب اس ستمگر کی قربت سے بھاگ رہا تھا۔ اس کی جائز مجبوریوں نے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو بڑھاوا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا اتنی ناقابل اعتبار تھی جو وہ اسے اپنی تکلیفوں کو چھپا گیا تھا، اسے بتانا تک اس نے گوارا نہ سمجھا۔ اسے اپنی پہچان کو چھپا کر اس نے اسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ تو اسے بچپن سے اپنا ڈورو سمجھ کر چاہتی آ رہی تھی، وہ تو رئیس خانزادہ کے روپ میں ایک بہروپیہ نکلا۔ اس کا ڈورو تو اس سوچ کے ذہن پر سوار ہوتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ انو اس کی کمر کو گھما کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑتے، اس کی بھوری آنکھوں سے برستے آنسوں کو اپنی انگلیوں پر چنتے اس نے تڑپ کر اسے پکارا، میں آرس ہی ہوں۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کو تھاما اور اپنے لفظوں پر زور دیتے اسے یقین دلانے کے لیے مزید گویا ہوا، تمہارا ڈورو، اگر تم مجھے اس نظر سے دیکھو تو اس کی سرمئی رنگ آنکھیں اس کی خوبصورت بھری آنکھوں کا پیاسی نظروں سے طواف کر رہی تھی۔ اس کے خاموش رہنے پر دونوں کے درمیان کچھ پل کے لیے گمبھیر خاموشی چھا گئی، جس کو انائزہ خانزادہ کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا تھا۔ نہیں ہو تم میرے ڈورو، سنا تم نے؟ نہیں ہو تم میرے ڈورو، تم کوئی اور ہو، میرا ڈورو تو کب کا۔ وہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو بے دردی سے جھٹکتے چیخ اٹھی۔ اس کے لیے اپنے منہ سے موت کے الفاظ نکالنا مشکل ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے اس کی آواز اس کے حلق میں کہیں پھنس گئی ہے، اور وہیں پہ نڈھال ہوتے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے قالین پر بیٹھتی چلی گئی۔ انو وہ تڑپتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے نڈھال وجود کو ایک ہی جسم میں اپنے ورزشی بازوؤں میں قید کرتے اس نے بے قراری سے اسے پکارا، میں مر تو نہیں گیا جو اپنے آنسوؤں کو یوں بے مول کر رہی ہو۔ اسے یوں ہی اپنے فولادی سینے میں بھیجے، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ اس کی مرنے والی بات پر اس نے تڑپ کر اس کے سینے سے سر اٹھایا اور پھر اس ستمگر کو اپنی شاکی نظروں سے گھورنے لگی، جو اتنی آسانی سے اپنے مرنے کی بات کر کے اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ رہا تھا۔ تو ثابت ہوا مسٹر رئیس خانزادہ، تم اول دن سے ہی میرے لیے بے رحم ثابت ہوئے ہو۔ اس کے فولادی سینے پر مکوں سے وار کرتی وہ اس کی بات پر تڑپتے ہوئے بولی، جبکہ وہ چپ چاپ اس کے نازک مکوں کے وار برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ تھک ہار گئی تو اس نے انائزہ کے بکھرے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور اس کے بکھرے وجود کو اپنے سینے میں چھپاتے سمیٹنا چاہا۔ سوری، میں تمہیں اس اذیت سے بچانا چاہتا تھا، جس اذیت کو میں پچھلے 7 سالوں سے اپنی ذات پر جھیل رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے، میرا وجود اب خود سے تھک چکا ہے، سکون چاہیے مجھے، سکون ہو تم میرا، پلیز مجھے قبول کر کے مجھے میرے حصے کا سکون لوٹا دو۔ اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیتے اس کے سامنے اس نے بے بسی سے فریاد کی تھی، کیسے معاف کر دوں میں تمہیں؟ بتاؤ کیسے؟ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ جانتی ہوں تم مجبور تھے، تمہارے لیے سب سے اہم نہ صرف اپنوں کا بدلہ تھا بلکہ تم نے مجھے کینیڈا بھجوا کر لاریب خانزادہ کے شر سے بھی محفوظ رکھا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ جسے میں ڈورو سمجھ کر ہمیشہ چاہتی رہی ہوں وہ بھی تم ہی ہو۔ اس دل نے ہمیشہ تمہاری چاہت کی ہے، جنون بن کر رگوں میں دوڑتے ہو میرے، ٹوٹلی سائیکو ہوں میں تمہارے لیے، کیونکہ تم میرا وہ پہلا جنون ہو جو آتش فشاں لاوا بن کر میری رگوں میں لہو کی مانند دوڑتا ہے، لیکن میرے لیے تمہاری یہ چاہت صرف
तुम्हारा डोरो होने की वजह से थी। मेरे दिलो दिमाग कबूल नहीं कर पा रहे इस हकीकत को। इसके बहना सीने को वो नाखूनों से नोचते चिल्लाई, जब मैं इन सुरमई आंखों में देखती हूँ ना, तो मेरा दिल इन्हें नोच लेने को चाहता है। मैं सोचती हूँ ये आंखें सुरमई क्यों हैं? इन्हें तो हेज़ल ब्राउन होना चाहिए था। शायद तुम नहीं जानते, तुम्हारी हेज़ल ब्राउन आंखें मेरे जुनून को बढ़ावा देती थीं, और अब तुम्हारी ये सुरमई आंखें मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर देती हैं। इसकी आंखों में हेज़ल ब्राउन आंखों की रंग की जगह सुरमई रंग को देखते वो नफरत से कह रही थी, अनु, मैं तुम्हारे लिए हमेशा आरिस खांज़ादा बनकर रह सकता हूँ। इसके चेहरे को थाम कर कहते इसने इसे अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहा। तुम्हें मेरे लिए अपनी पहचान मिटाने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर रईस खांज़ादा। दुरुस्तगी से इसके हाथों को झटकर वो वहाँ से उठी और एक सोगवार सी नज़र इस पर डालते वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम्हारी भूल है कि मैं आज तुम्हें यूं बिना कोई फैसला सुनाए यहाँ से जाने दूंगा। हैंडल पर रखे इसके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते इसने तेजी से कहा, और इसकी कमर में हाथ डालकर इसके नाजुक बदन को अपने सीने में भेजकर इसके नरम मुलायम होंठों को शिद्दत से जकड़ते इसने इसकी हमवारी से चलती सांसों को मुंतशिर कर दिया, जबकि इसकी मजबूत हिसार में कैद वो किसी बिन आब की मछली की माने तड़प रही थी। मेरे साथ को कबूल कर लो, मुझ में कुछ अलग नहीं। एक बार मुझ में समा कर तो देखो। तुम जहाँ भी देखोगी तुम्हें मुझ में तुम्हारा डोरो ही मिलेगा। इसकी गर्दन को लबों से गुलाबी करते इसने इसकी कान की लो को चुमते सरगोशी में कहा, जिस पर खामोशी से अपने सर को इसके कंधे पर रखते वो अपनी मुंतशिर सांसों को हमवार करने लगी। अगर मुझ में ज़बरदस्ती समाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी इन सुरमई आंखों को नोच लूँगी। इसकी बाएं आंख के पतली के नीचे वो बेदर्दी से अपने लंबे नाखून से लकीर खींचते हुराई, जिससे आंख के नीचे खून की बारीक बूंदें लकीर की सूरत में उभर आई। देखते हैं तुम कितना अपने डोरों को नोच सकती हो। आओ हम दोनों मिलकर आज एक दूसरे को नोच खाएं। देखते हैं मेरे दांत ज़्यादा नुकीले हैं या फिर तुम्हारे ये लंबे नाखून। इसके लंबे नाखूनों को वो शरीर नज़रों से देखते इंतहाई बेबाकी से बोला, जबकि इसके बेबाक अंदाज पर अनायजा खानज़ादा जैसी बेबाक लड़की का चेहरा गुस्से की शिद्दत में भी हया की लाली से सुर्ख पड़ गया। इसके खूबसूरत चेहरे पर बिखरी हया की सुर्ख लाली को अपनी शरीर नज़रों से देखते इसने इसे बाहों में भरकर उठा लिया और बेड के करीब पहुंचकर इसने इसे बेड पर फेंका था। तुम होश में तो हो? ये इकराम भैयों का बेडरूम है। अगर वो अभी अपने रूम में आ जाएं और इस तमाशे को देख लें तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वो इसे शर्म दिलाते गुस्से से फनकारी, मैं होश में तो नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस नाजुक बदन की गहराइयों में समा कर आज सब भूल जाना चाहता हूँ। और रही बात इकराम भैया की, तो इस वक्त फ्लैट में अपनी बीवी के साथ रोमांस झाड़ रहे होंगे, और इसी खुशी में कुछ मुझे भी मौका दो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें हासिल करने का जुनून मेरे सर पर किस कदर सवार है, और तुम्हें अब पाने के लिए कैप्टन रईस खानज़ादा कितना जुनूनी हो चुका है। वो जो इस अचानक हताहत पर इस सितमगर से दूर खिसक रही थी, इसकी टांगों से पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचते हुए इसके नाजुक वजूद पर हावी होते जुनूनियत से बोल रहा था, मैं नोच लूंगी तुम्हें। इसकी पीठ पर दोनों हाथों के नाखूनों को बेदर्दी से चुभोते इसने बेबसी से कहा, हाँ हाँ, आर्मी वाला हूँ मैं। तुम्हारे नोचने पर न पहले एहतजाज किया था और ना ही मैं अब करूँगा। इसकी शोले उगलती नज़रों में देखते हुए बेशर्मी से कहका लगाते बोला, पीछे हट जाओ। क्यों किसी रोलर कोस्टर की तरह मुझे अपने नीचे दबाकर कुचल देना चाहते हो? इसकी बेशर्मी पर वह गिरते हुए बोली, और इसके फुलाती सीने पर अपने नाजुक हाथों का दबाव बढ़ाते इसने इस पहाड़ नुमा शख्स को खुद पर से हटाना चाहा, क्योंकि अपने ऊपर अब इसके भारी वजूद का बोझ बर्दाश्त करना इसके लिए सुहाने रूह हो रहा था। यकदम इसकी शर्ट के ऊपर से ही इसने इसकी रवानी से चलती दिल की धड़कनों को छुआ, जिस पर अनायजा ने सिसकते हुए बेख्तियार बेडशीट को दबोचा था। इसकी दिल की धड़कनों को छूकर इसके बेबाक होंठ एक बार फिर इसकी गर्दन का तवाह करने लगे। इसकी सुराहीदार गर्दन को अपने लम्स से मुअत्बर करने के बाद इसके बेबाक होंठों का सफ़र इसकी कान की लो को बेबाकी से छूकर अपने अख्ताम को पहुंचा, और फिर अपनी दिलकश आवाज़ में इसके कान में सरगोशी के से अंदाज में वो गुनगुनाने लगा था, चल के तेरे रास्तों पे अपना अंजाम करना है।
مجھے تو اب تیرے ہی شہر قیام کرنا ہے، بنا کر رکھنا ہے جو ایک تجھی سے واسطہ، اسی غرض سے اس دنیا میں ہر تعلق کو ناکام کرنا ہے۔ میرے دل میں تو تم ہو، ایک تم ہی ہو، بس میں نے تیرے دل میں اپنا مقام کرنا ہے، اور بہت ڈر لیا دنیا سے، اب نہیں ڈرنا، مجھے عشق بے تحاشا تجھے سرعام کرنا ہے۔ نظم کے اختتام پر وہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے مسکرایا۔ اس کے مسکرانے پر اس کے بائیں گال کا ڈمپل بھی مسکرا اٹھا، جبکہ بیڈ شیٹ کو دبوچے ہوئے اس کے ہاتھوں کی حرکت ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی دلکش آواز میں اس نظم کو سنتے اسے وہ لمحہ یاد آیا جس لمحے میں اس نے عارض کو اس نظم کو گنگنا کر سنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں اپنے ہر ڈر کو بھلا کر تم تک آیا ہوں، تمہیں اپنا آپ سونپنے۔ کیا اب تم بھی مجھے سمیٹنے کی بجائے میری طرح مجھے ٹھکرا دو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں امید سے دیکھتے بولا۔ اس کی بات کو سن کر وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اس ستم گر سے کہا تھا کہ وہ اس کی گنگنائی ہوئی اس نظم کو اپنی یادداشت میں لکھ کر محفوظ کر لے، اور جب کبھی وہ اس دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ کر اس کے پاس آئے تو اس وقت وہ یہ نظم اسے گنگنا کر سنائے۔ اس لمحے کو سوچتے اس کے چہرے پر پھیکی تاریکی پھیل گئی، اور اس نے پھیکا سا مسکراتے حیرت سے پوچھا، تمہیں یاد تھا؟ ہاں، سب یاد ہے مجھے، تمہارے منہ سے ادا ہوا ایک ایک لفظ مجھے آج بھی اسی شدت سے یاد ہے جس شدت سے تم نے ان کو ادا کیا تھا۔ انائزہ خانزادہ کے پوچھنے پر وہ دیوانگی سے بولا، گھر میں ہماری رخصتی کی بات چل رہی ہے، میں چاہتا ہوں جب ماما تم سے اس بارے میں پوچھیں تو تمہارا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ کیا کائنات ماما کے سامنے میرے ساتھ رخصت ہونے کی حامی بھرو گی؟ اپنی بات کے اختتام پر اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بے حد نرمی سے پوچھا۔ اس کے دل میں اسے کھو دینے کا ڈر اس کے دل میں کسی خوفناک اسدے کی طرح کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جبکہ یہ اس پر عارض خانزادہ کی سحر انگیز قربت کا اثر تھا، یا پھر کوئی مصلحت کی وجہ جس کے تحت اس نے اپنا سر خود بخود اسبات میں ہلا دیا۔ میں جانتا تھا میری بات کو تم کبھی رد نہیں کرو گی، آئی لو یو۔ اس کے مثبت جواب پر وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور دفعتاً اس کے نابی لبوں کو اپنے ہونٹوں میں لو کرتے ہوئے اس پر کسی گہری کالی گھٹا کی مانند چھایا تھا، اور پھر تادیر اس کی سانسوں کا قطرہ قطرہ اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ یہ اکرام خانزادہ کے آفس روم کا منظر تھا، جہاں تمام کاروباری معاملات سے نپٹنے کے بعد وہ دونوں چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے۔ آفس کے دروازے کو لاک کرنے کے لیے چوکیدار کئی بار وال گلاس سے انہیں باتیں کرتے دیکھ لوٹ کر جا چکا تھا۔ شاید وہ اپنی باتوں میں وقت بھلا بیٹھے تھے، اسی لیے گھڑی کی تیزی سے چلتی سوئیوں پر دھیان دینا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ مان جانے کیا سوچ کر وہ اظہر خانزادہ سے مخاطب ہوا، تم خوش ہو شائنہ کے ساتھ؟ اسے جانچتی پرکھتی نظروں سے دیکھتے اس نے کسی خیال کے تحت پوچھا، جبکہ مقابل کی طرف سے پڑنے والا زوردار مکہ اس کا منہ سجا کر نیلا کر گیا۔ مکہ کس خوشی میں مارا؟ اس کے یکدم سے مکہ مارنے پر اکرام خانزادہ ہکا بکا رہ گیا، لیکن پھر ہاتھ سے ہونٹوں کے کنارے پر لگے خون کی دھار کو پونچھتے اس نے غصے سے گھرا کر پوچھا، اسی خوشی میں جس خوشی میں تم نے میری بیوی کا نام اپنے منہ سے لیا، یہ تمغہ تمہیں تمہاری اسی شجاعت کے باعث ملا ہے۔ اظہر خانزادہ دانت پیستے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں گھرایا، اس کا نام نہیں لوں گا تو اور کیا کہوں میں اسے؟ اکرام خانزادہ نے بھی جواباً دانت پیستے دھاڑ کر پوچھا، بھابی، بھابی بھی کہہ سکتے تھے تم اسے، وہ جتاتے ہوئے بولا، کیونکہ اسے اکرام خانزادہ کے منہ سے شائنہ کا نام لینا سخت ناگوار گزرا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی بیوی کے دل میں اکرام خانزادہ بسا تھا، اور وہ ابھی بھی اپنے شوہر کی بجائے اپنے دل میں اکرام خانزادہ کی چاہ رکھتی تھی۔ اور بس یہی ایک پوائنٹ اسے ازحد تکلیف پہنچاتا تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے بجائے کوئی اور بستا ہے۔ اوہ! اپنے پھٹے ہونٹ کو سہلاتے اکرام خانزادہ کو اب اس کے مکہ مارنے کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔
क्योंकि इसकी बीवी का इससे रिश्ता रह चुका था। तो इसके मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनकर वो क्यों ना आग में जलते भांबड़ की तरह भड़कता इस पर। साले तू बीवी के लिए मुझे मारेगा। इस पर शेर की तरह झपटते इसके खूबसूरत चेहरे को मुक्कों से लाल करते सीट से लगाकर वह धाड़ते हुए पूछ रहा था। और साले तू अपनी बारी भूल गया है शायद, लेकिन मैं तुझे याद दिला देता हूँ कि तू भी साले बीवी की खातिर इस साले को कई बार मार चुका है। अगर तू बीवी की खातिर मुझे मार मिटा सकता है तो मैं क्यों नहीं। आइंदा मेरी बीवी का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी ये सोच है कि मैं तुम्हारा कोई लिहाज करूँगा। इसके फुलादी सीने को हाथों से धकेलकर इसे इसकी निश्चित पर धक्का देते इसने अंगश्त शहादत से इसे वार्निंग देते टेबल पर पड़ी फाइलों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया और एक नाराज नज़र इस पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने लोगों के सामने तुमसे दुश्मनी क्यों निभाई। इसके यूं जाने पर वो इसकी पुश्त को देखते बड़बड़ाया, जिस पर वह पल भर के लिए ठहरा। अच्छा चल गुस्सा छोड़ दे यार, अब नहीं लूँगा तुम्हारी बीवी का नाम। वैसे क्या प्लान है तुम्हारा। इसके ठहर जाने पर इकराम खानज़ादा बात बदलते सुलझो अंदाज में बोला। जब कोई प्लान बना ही लिया है तो फिर पूछ क्यों रहे हो, फौरन अमल करो। इसकी तरफ पलटते अजहर खानज़ादा ने अपनी बादामी रंग आंखों को सुकेरते कमाल एतमाद से कहा, जैसे सच में जानता हो कि वो वाकई में पहले से कोई प्लान बनाए बैठा है। और ये सच भी था। वो दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। दूसरों के सामने भले ही उन्होंने अपनी दुश्मनी को निभाया हो, लेकिन दिल से वो एक दूसरे के पक्के राजदार और हमदर्द थे। प्लान ये है कि क्यों ना इस वीकेंड पर हम सब अपनी अपनी बीवियों के साथ फार्म हाउस जाएं। इसी बहाने एक छोटा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा और जो क्वालिटी टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, इसका तो मज़ा ही कुछ और होगा। अपनी बात के इख्तिताम पर इसने शरारत से कहते इसका मशवरा लेना चाहा, जिस पर इसकी मज़े वाली बात को जुबानी अंदाज में लेते शरारत से आंखें कोने को दबाते इसने इस बात में सिर को हिला दिया। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, कैसा लग रहा है आपको ये नॉवल, और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।